नमस्कार सभी को। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल विज्ञान धर्म में। और मैं हूं सर्वेश सक्सेना। आज मैं कुछ ऐसी चीज़ों के ऊपर बात करूंगा जो कुल मिला के एक माया जाल है जिसमें हम फंसे हुए हैं। और इस माया जाल के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने से पहले मैं जल्दी से कुछ लास्ट वीडियो जो अपलोड किया था उसके ऊपर मैं कुछ बातचीत कर लेता हूं, क्योंकि साउंड की प्रॉब्लम की वजह से उसको कुछ ज़्यादा ढंग से हम डिस्क्राइब नहीं कर पाए थे। और कुछ लोगों का कहना था कि नहीं साउंड नहीं आ रही है, तो एक दोबारा अपलोड करने की बात हुई थी। क्विकली मैं उस चीज़ों को रिकैप करता हूं जो मैंने लास्ट वीडियो में बोला था। सबसे पहले मैंने बोला था कि काढ़ा आपको कब तक लेना है। उसकी इम्पॉर्टेंस यही है कि आपने जब 15 से 20 दिन हो चुके हैं आपको काढ़ा लेते हुए, तो आगे और काढ़ा नहीं लेना है। 20 दिन अपने आप में सफिशिएंट टाइम है, ठीक है ना। दूसरी चीज़ ये है कि फिटकरी का पानी लेते समय मैंने बोला था कि कुछ आपको सावधानियाँ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे कि फिटकरी किसी भी लेमन यानी किसी भी साइट्रिक एसिड के साथ रिएक्टिव है, तो आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि कोई भी लेमन जैसी चीज़ उसके आगे या पीछे ना लें। मतलब लगभग 1 घंटे का जो हम गैप रखते हैं, तो उस गैप को मेंटेन ज़रूर करें फिटकरी का पानी लेने से पहले। और वैसे तो अगर फिटकरी का पानी लेना ही है तो केवल जिस समय आप प्रॉब्लम में हैं केवल उतना ही टाइम लीजिए, उसको हमेशा या परमानेंटली लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको स्पेशली इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि परमानेंटली फिटकरी को लगभग 5 दिन ले लिया आपने, 6 दिन ले लिया, तो दिस इज़ सफिशिएंट। इसके आगे लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने 5-6 दिन ले लिया, इतना काफ़ी है। या जब तक आपकी प्रॉब्लम चल रही है, कोई परेशानी थी या इन्फेक्शन है लगा हुआ, उस समय आपने ले लिया उतने टाइम तक, मे बी 10 डेज़, बस इससे आगे ना लें। इसके अलावा मैंने आपको बोला था नीम का तेल। नीम का तेल आप मोस्टली नाक में डालने की बात हुई थी। उसको भी आपको जैसे ही आपकी प्रॉब्लम ओवर हो जाए फिर आपको नीम का तेल यूज़ नहीं करना है। उसे एज ए प्रोटेक्टर ज़रूर यूज़ करिए। हाथ पे अपने रब कर लिया, कहीं बाहर से आए गए तो हाथों पे रब कर लिया, दैट विल बी वर्किंग। या आपने फेस पर लगा लिया, नाक वगैरह पर लगा लिया, बाहर आकर धो लिया उनको, वापस आ गए तो आपने हैंड वॉश कर लिया अपने, तो उस तरीके से यूज़ कर लीजिए। क्योंकि इनमें से कोई भी चीज़ देखिए, कोई भी चीज़ हर समय या लॉन्ग टर्म लेने के लिए नहीं है। सारी चीज़ें SOS वाली बेस पर हैं। ज़रूरत है आपने लिया, 15 दिन ले लिया, 20 दिन ले लिया, 20 दिन सफिशिएंट है। इसके बाद सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है जो मैंने लास्ट वीडियो में बोली थी, वो थी दालचीनी। दालचीनी का उपयोग बहुत उपयोगी था और उसको मैंने बोला है कि आपको हर हालत में शहद के साथ भिगोकर ही लेना है। बिना शहद के साथ बिना फेंटे हुए वो एक पेस्ट बन जाएगा, बिना पेस्ट बनाए उसको नहीं लेना है। अदरवाइज़ दालचीनी की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है। दालचीनी कहाँ कहाँ उपयोगी है मैं क्विकली रिकैप करता हूँ। दालचीनी आपका खांसी, अस्थमा और किसी भी तरीके की एलर्जी, उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आपको दालचीनी बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगी। और इस समय जो भी इन्फेक्शन चल रहा है, चाहे वो कोविड का हो या कोई और इन्फेक्शन हो, जहाँ आपको लगे कि सांस से संबंधित कोई समस्या है या कोई और दिक्कत है, तो आपको दालचीनी बहुत ज़्यादा फ़ायदा करने वाली है। इसलिए मैं दालचीनी को कभी भी काढ़े के साथ नहीं डलवाता, क्योंकि दालचीनी जब आप शहद के साथ लेते हैं तो वो सबसे ज़्यादा फ़ायदा करती है। आप सुबह के टाइम में 1 चम्मच ले लिया दिन भर में, इतना काफ़ी है। प्रिवेंटिव मेज़र के लिए आपने एक बार ले लिया बस, और वो भी आपको पता लग जाएगा, खुद ही फील करने लगो। जब वो गर्मी करना शुरू कर देगी आप कहोगे नहीं रहने दो, अब हो गया। तो एक बार अगर आप जो फिट हैं बिल्कुल, उन्होंने 1 महीना ले लिया तो इट इज़ इनफ। आपको और लेने की ज़रूरत नहीं है, वो भी 1 चम्मच दिन में एक बार। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताने वाला था वो था आपको लौकी के रस के बारे में। लौकी का रस किसी भी तरीके के कोविड की जो भी आफ्टर कोविड इफ़ेक्ट्स हैं, जो ब्लड में क्लॉट होना है या और बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं जो हमें महसूस होती हैं ड्यू टू कोविड, वो सारी चीज़ें आपको लौकी के रस से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा उन सारी समस्याओं में। और कहाँ कहाँ उपयोग कर सकते हैं लौकी के रस को? लौकी का रस आपको कई सारी जगह पर काम कर। लौकी के रस के लिए मैंने आपको एक बार पहले लौकी का रस मैं एक बार अभी बात कर रहे थे लौकी के रस पे, तो बेसिकली केवल एक तो कोविड के आफ्टर इफ़ेक्ट्स हमने देखे थे। आफ्टर इफ़ेक्ट्स में और भी बहुत सी चीज़ें हैं। इसके अलावा आपका
बीपी लेवल ये कंट्रोल कर लेता है, हार्ट के कई सारे रोगों में ये उपयोगी है, मतलब हार्ट अटैक नहीं आने देता। ये श्योर शॉट है, राजीव दीक्षित को मैं फॉलो करता हूँ और उनके अगर वीडियो को आप सुनेंगे तो उनमें ये कहते हैं कि अगर आपने लगभग 3 महीने लौकी का रस ले लिया तो आपको इस लाइफ में तो हार्ट अटैक होना ही नहीं है। तो इतना ज़्यादा प्रभावी है लौकी का रस। ठंडा होता है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठंडा है तो आप उसमें अदरक डालते हैं, साथ में धनिया डालते हैं, पुदीना डालते हैं, लेकिन अदरक ज़रूर डालते हैं जिससे कि उसकी ठंड ख़त्म हो जाए। स्पेशल आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि लौकी का रस बनाने से पहले आपको लौकी खा कर देख लेनी है, किसी भी सूरत में वो कड़वा ना हो। लौकी अगर कड़वी है तो बहुत ज़्यादा जहरीली होती है। आपको ये बात बहुत अच्छे से समझनी होगी कि लौकी का रस किसी भी सूरत में आप कड़वी लौकी नहीं लेंगे। खा के पहले हर हालत में चेक करिए, वरना लौकी जितना फ़ायदेमंद है उससे कहीं ज़्यादा नुकसान कर जाएगी। ठंडी होती है, उसका असर आप अदरक जब आप उसमें ऐड कर लेते हैं तो हट जाता है, या आप हल्दी भी डाल सकते हो, थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए। लौकी के रस में मैंने आपको बताया था कि ये कहाँ कहाँ कंट्रोल होती है। थायराइड भी कंट्रोल करती है, अप है तो लो कर देगी, आई मीन बैलेंस कर देती है। तो थायराइड, लो थायराइड वाली जिनको प्रॉब्लम है उनका भी थायराइड बैलेंस करती है। हाई थायराइड का है अगर कोई पेशेंट तो उसको भी हेल्प करेगी, बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। लौकी का रस बहु उपयोगी है, कम से कम वंस इन अ वीक अगर आप रेगुलर नहीं लेना चाहते तो हफ्ते में 1 बार ले लीजिए, हफ्ते में 2 बार ले लीजिए। प्रॉब्लम के टाइम में आपने 3 दिन ले लीजिए, 3 दिन के बाद आप उसके बाद हफ्ते में 1 दिन ले लें। छिक्कल उसका कोशिश यही करिए, हालांकि आजकल लौकी ऐसी मिलती नहीं है जिसका छिक्कल बिल्कुल बिना उतारे ही आप ले लें, लेकिन अगर आप छिक्कल उतार के छिक्कल समेत लेते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो लौकी का छिलका नहीं उतारा गया है वो बिल्कुल क्लीन है या नहीं है, कहीं उसमें ज़्यादा ही गंदगी है या दाग धब्बे हैं तो आप ना करें, फिर छिलका उतार दें और तभी लौकी के रस को बनाएं। बाकी विधियाँ वगैरह हैं, बड़ा नॉर्मल है, कुछ खास ऐसा है नहीं। आपको लौकी छोटी छोटी काट लेनी है, छिलका समेत ही मोस्टली मैं प्रेफर करता हूँ। आपको छोटी छोटी काट लेनी है और वो उसे ग्राइंडर में ग्राइंड किया आपने और रस निकाल लिया, किसी कपड़े में से छान लेंगे और उसमें जो भी 2-3 चीज़ें हैं वो सब मिलाकर आप उसको पी जाएंगे। स्पेशली प्रिकॉशन आपको ये रखना है कि किसी भी सूरत में आप उसमें कुछ और जूस या कोई और तरीके का सूप ऐड नहीं करेंगे, हल्का सा नमक ऐड कर सकते हैं बस। उसका कारण ये है कि लौकी ज़रा भी कड़वी होगी तो आपको महसूस हो जाना चाहिए। बार बार कह रहा हूँ, ध्यान रखें लौकी कड़वी किसी भी सूरत में ना हो। इसके अलावा मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी लास्ट वीडियो में, वो था नींबू का रस का स्टीम। तो अगर आप स्टीम लेते हैं और उसमें अगर नींबू का निचोड़ लेते हैं स्टीमर में, स्टीम के अपना पानी जिसमें ले रहे हैं उसमें कुछ और ऐड मत करिए। आजकल बहुत ही फ़ायदे वाली और बड़ी आसान चीज़ है, नींबू के आप अपना स्टीमर का जो पानी लिया और उसमें थोड़ा सा आपने नींबू डाल लिया। अब नींबू के बहुत से फ़ायदे हैं, एक तो वायरस तुरंत के तुरंत मार देता है, कोई मतलब ही नहीं है कि बच जाए। अगर नाक में समहाउ आपको इन्फेक्शन लग रहा है, कहीं कोई दिक्कत है तो वो वहीं का वहीं ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा जो फंगस वंगस की समस्याएं चल रही हैं आजकल, वो उसमें भी फ़ायदा है। नाक में और इस एरिए में तो आपको हो ही नहीं सकता, कोई सवाल ही नहीं उठता। तो नींबू की स्टीम बहुत ज़्यादा फ़ायदा करने वाली है। नेक्स्ट मैं कुछ ऐसी चीज़ों के ऊपर बात करूँगा। ये सारा था जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था और साउंड की प्रॉब्लम की वजह से मैं आप इन सभी को रिकैप किया है दोबारा से। अब मैं जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ वो है, हालांकि चारों ओर से मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से शुरू करूँगा, क्योंकि जैसे जैसे रियलाइजेशन मुझे होता जा रहा है मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को भी ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए। 500 साल, आप मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए, लगभग 500 साल की गुलामी है ये, 500 साल की गुलामी। अंग्रेज़ों ने जो बर्बादी की है उस बर्बादी की वजह से आपके यहाँ का साइंस चला गया, आपका पूरा विज्ञान चला गया, आपके जो धर्म के अंदर की नॉलेज थी, इसको इसीलिए मैंने इसको धर्म विज्ञान रखा है इस चैनल का नाम। आपके धर्म के अंदर की जो भी नॉलेज थी वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दी गई। तो महापुरुष ऐसे ही नहीं हो जाते, हमारे यहाँ भगवान राम हुए या कृष्ण जी हुए, और भारत अपने आप में भारतवर्ष था किसी समय में, और भारतवर्ष की सीमा ही नहीं थी।
जो देश आज आपको अमेरिका और चीन जैसे दिखाई देते हैं, ये देश थे ही नहीं, केवल और केवल एक ही चीज़ थी और वो थी भारतवर्ष। तो जो लोग इतने महान हुए थे, उनकी संस्कृति कोई चीज़ ख़राब कैसे हो सकती है। मुझे बस अपने कुछ ऐसे भाई होते हैं जो अपने ही रिलीजन पे क्वेश्चन उठाने लगते हैं, और हमें नहीं लगता ये सनातन ऐसा रिलीजन नहीं है, ये परंपरा है, प्रैक्टिस है। इसे कई लोगों ने आजमाया है, मेडिटेट किया है, ध्यान किया है, उसके बाद उन्होंने इन चीज़ों को निकाल के लाए थे। हम लोगों ने तो बस खेल खेल में उड़ा दिया, हमारे साथ धोखाधड़ी हुई, कुल मिला के कहते हैं ठगी हुई। मुझे बताऊंगा मैं धीरे धीरे ठगी कैसे हुई, क्या हुआ। लेकिन बहुत सी चीज़ें आज के समय में आपके चारों ओर जो भी कुछ चीज़ें हैं, वो सभी वो हैं जो आपको पूरी तरीके से नुकसान ही पहुंचा रही है। और यही वजह है कि आज कोविड जैसा वायरस आप लोगों को इतना नुकसान पहुंचा गया। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई वायरस पास्ट में कभी बना ही नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, वरना भारत में नहीं पता नहीं कितनी बार महामारियां होती हैं और हमारे कहीं ना कहीं किसी न किसी ग्रंथ में इस चीज़ का जिक्र होता। लेकिन ऐसा कहीं था ही नहीं, महामारी फैली ही नहीं। महामारी केवल तब फैली जब हम अपनी उन प्रैक्टिसेस से बाहर आ गए, जब हमने अपनी प्रैक्टिसेस को ख़त्म कर दिया। इस वीडियो के अंत में मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में मैं ज़रूर एक लिंक डालूँगा जिसमें मैंने अपना आयुर्वेद के जो गुरुजी हैं उनसे मैं काफ़ी कुछ सीख रहा हूँ, और उनका एक यूट्यूब का वीडियो है जो कि मेटल एनर्जी के ऊपर बात कर रहे हैं, और उसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से कौन सा मेटल आपको सूट कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है। तो स्लोली आप धीरे धीरे क्या हुआ कि अंग्रेज़ों ने तो आपका पूरी तरीके से नॉलेज ले गए, डिस्ट्रॉय करने के लिए उन्होंने वो चीज़ें की जिनको आप समझ ही नहीं पाए। शुरुआत मैं कर रहा हूँ, आप जितना जल्दी से जल्दी बदलेंगे अपना घर, अपने चारों ओर, उतने ही जल्दी एक अच्छा स्वास्थ्य भी गेन करेंगे, अपने घर में खुद भी खुश रहेंगे और सभी को स्वस्थ रखेंगे। मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ, जैसे कि आप इस समय आज की डेट में आप चारों ओर से घिरे हुए हैं प्लास्टिक से, जो आप घर में भी खूब मज़े से इस्तेमाल करते हैं। एक बात सोचने वाली है, जो हल्दी आज आप पिछले 1 महीने से खा रहे हैं, इससे ज़्यादा हल्दी आप जब से पैदा हुए हैं, या यूँ कहिए जब से आपने खाना पीना शुरू किया है, उससे ज़्यादा हल्दी तब से लेके अभी तक आप हल्दी खा चुके हैं। लेकिन वो हल्दी आप पे असर नहीं कर रही है। आप समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों वो हल्दी असर नहीं कर रही है। मान लिया कि थोड़ी बहुत नकली भी होगी, इतनी नकली नहीं हो सकती कि आप जिस चीज़ को 10 साल से, 20 साल से या 30 साल से खा रहे हैं, तो वो अचानक आपको 20 दिन में क्या स्पेशल फ़ायदा दे देगी और पिछले 30 सालों में कुछ नहीं दिया उसने फ़ायदा। थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है कि कमी कहाँ पर है, कहाँ गलती हो गई। आप, जी हाँ, मेरे ख्याल से अगर आप समझ पाए तो आपसे गलती हुई है आपके खाने के बर्तन में। राजीव दीक्षित जी कई बार कह चुके हैं खाने के बर्तन बदलिए। इसमें सबसे बुरा या सबसे ख़राब बर्तन है स्टील। इस वीडियो के अंत में, मैंने पहले भी कहा था, वीडियो के अंत में मैं उसको दिखाऊंगा आपको, स्टील का बर्तन कि, और गुरुजी का जो वीडियो का लिंक है वो यूट्यूब पे आप देख सकते हैं कि स्टील का बर्तन कितना नुकसान करने वाली चीज़ है। उसको केवल टच छूने भर से आपको समझ में आ जाएगा कि ये कितना ज़्यादा नुकसान करने वाला है। इसके अलावा और जो चीज़ें हैं जो आपको बदलनी चाहिए या जिनसे बचना चाहिए, वो है प्लास्टिक। कोशिश करिए जितना कम से कम प्लास्टिक को छुएं, प्लास्टिक के बैग्स कम से कम यूज़ करें, या आप उसको टचेस से अवॉइड करें। आप लोहा छू सकते हैं आराम से। अब वो जब मेटल एनर्जी की स्टोरी आपको समझ में आएगी तो आप अपने आप समझ जाएंगे कि मुझे क्या करना है और क्या चीज़ मेरे लिए फ़ायदे की है, कौन सी चीज़ नहीं है। पर्सनल लेवल पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैंने पिछले केवल 10 दिन हुए हैं स्टील के बर्तनों में खाना बंद किया है, और उससे जो फ़ायदा मुझे मिला है, मैं पिछले कुछ टाइम से आफ्टर कोविड मेरे को जो महसूस होता था, हर 4-5 दिन में मुझे एक वीकनेस सी ज़रूर लगती थी, और मैं ये चाहता था कि नहीं यार, एक कोई ना कोई तो बूस्टर ले लूँ, इम्यूनिटी बूस्टर ले लूँ, या कोई और आयुर्वेदिक कोई गिलोय वगैरह की गोली खा लूँ या कुछ और खा लूँ। वो अपना अंदर से फ़ील आता था। आज की डेट में मुझे अंदर से ऐसा कोई फ़ील नहीं आता।
उल्टा मैं अपने आप को एनर्जाइज महसूस करता हूँ, बहुत ज़्यादा चार्ज महसूस करता हूँ। तो अब मैं आपको छोटी सी, आपके पास जितनी जल्दी से जल्दी हो सके घरों में जो भी आप पर कोई बर्तन रखे हैं, निश्चित रूप से आप पूजा वगैरह में करते होंगे, अभी तक उनका काम खाली पूजा भर में रखने का है। अब पूजा भर में ना रखें, उनको इस्तेमाल में लें और इस्तेमाल में लेके आइए। मेरे पास एक रखा हुआ था, ये देखिए, ये एक बर्तन है, ये गिलास है, ये पीतल का गिलास है, ये पीतल मेटल है और ये हमारी बॉडी को पूरी तरीके से सूट कर रहा है। पीतल में आप पानी वानी पी सकते हैं, दूध पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं, बस खट्टा पीने से अवॉइड करना चाहिए। खट्टा पीतल में भी अवॉइड करेंगे। ये मैंने कॉपर का गिलास, ये कॉपर है, कॉपर का गिलास मंगाया। इसमें भी आप खाने पीने की बहुत सी चीज़ें, पीने वाली चीज़ें सभी पी सकते हैं, एक्सेप्ट आपको खट्टी चीज़ें इसके अंदर नहीं डालनी चाहिए। कोई भी चीज़, क्योंकि खट्टा बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाएगा और इसमें आपको खट्टा नहीं लेना, और लेना भी है तो क्विकली आपने डाला, उसे पानी के साथ घोला और पी गए, उसको रखना नहीं है ज़्यादा देर के लिए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक ख़ास मेटल है, ये आपको ध्यान होगा, आपके घर में होगा, इसको हम फूल कहते हैं, पीतल नहीं है। गांव की भाषा में इसको फूल कहा जाता है, अदरवाइज़ इसको कांसा कहा जाता है। कांसे के बर्तन सबसे ज़्यादा फ़ायदा करने वाले हैं, ये आयुर्वेद कहता है। हमारे यहाँ पहले के समय में जो पुराने बर्तन चलते थे, या तो अगर राजा महाराजा वाली बात करूं तो उसमें केवल सोने चांदी के बर्तन होते थे, या और नीचे या मीडियोकर या गरीब से गरीब व्यक्ति के पास कम से कम कांसे के बर्तन तो होते ही थे। कांसे से नीचे ग्रेड आपका गिरा हुआ नहीं था। जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप कांसे के बर्तन अरेंज करें और उसमें खाना पीना शुरू कीजिए। कांसा के संग जो कलई होती है, अब उसका रीज़न भी मैं बता देता हूँ क्यों। कांसे की अपनी एनर्जी का लेवल बहुत हाई होता है, और ये जो भी हम खाना खाते हैं ना, ये एनर्जी ही है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, आप किसी भी फॉर्म में समझ सकते हैं। जो लोग मेडिटेशन करते हैं, जो ध्यान करते हैं, वो इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये एनर्जी है। तो ये एनर्जी आपको लग ही नहीं रही है। जब आप जिस समय, अब ये वीडियो देख लेंगे गुरुजी वाला, जिसको मैंने इसमें डालूंगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में, उससे आपको ये समझ में आया कि ये एनर्जी है। कौन से मेटल के साथ हम जब खाना खा रहे हैं तो वो एनर्जी हमारी बॉडी को बढ़ा रही है, किस मेटल के साथ उसको खाने से वो एनर्जी कम हो रही है। तो ये चीज़ें आपको बड़े आराम से समझ में आ जाएंगी। एक बार फिर से मैं कहूँगा, आप जितना जल्दी से जल्दी हो सके अपने खाने के और बनाने के बर्तन ज़रूर बदलें। स्टील एकदम, जिस तरीके से हमें सालों पहले से हमारे रग रग में स्टील भर दिया गया है, खाने के बनाने के बर्तन भी स्टील के हैं, खाने के भी स्टील के हैं, इन चीज़ों को इमीडिएटली रोक दें, बंद कर दीजिए। आप मिट्टी के बर्तन भी यूज़ कर सकते हैं बनाने के लिए, कॉपर के या पीतल के या मिट्टी के, या फिर एक चीनी मिट्टी आती है जिसको जो सिरेमिक बोला जाता है। सिरेमिक के बर्तन भी आपको फ़ायदा करेंगे, ऐसा नहीं है कि सिरेमिक फ़ायदा नहीं करेगा। आपको कुल मिला के ही देखना है कि किसी भी सूरत में आपको जो बचना है वो हर हालत में स्टील और प्लास्टिक, एल्युमिनियम, इन सभी से आपको बचना है। इनसे जितना जल्दी बचेंगे, इसके खाना इनमें बंद कर दीजिए और अपने आप में अंतर देखिए। जो आप खाना खाएंगे वो कम से कम आपको लगेगा। कि नहीं लगने वाली बीमारी जो है ना, ये हमारे देश में घर कर गई है। हम कई जगह देखते हैं बच्चों को कुछ खिलाओ लगता ही नहीं है, बच्चे भी दुबले पतले कमज़ोर से हैं, कुछ भी खिलाओ लगता ही नहीं। वो नहीं लगेगा जब तक आपका जो बर्तन है वो ठीक नहीं होगा, वो लगेगा ही नहीं। जो लोग थोड़ा ध्यान से अगर किसी बर्तन को, स्टील और अगर कॉपर को एक साथ रखेंगे तो आपको महसूस हो जाएगा कि स्टील को सेम टेम्परेचर पर रखें और कॉपर को रखेंगे तो आपको दोनों में अंतर समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो आपको समझना है, वो बर्तन है। अगर आपके पास पुराने रखे हैं उन्हें तुरंत निकालिए, वो बर्तन रख कर इस्तेमाल कीजिए, उन्हीं में खाइए। मैंने खुद देखा है, महसूस किया है, मुझे बहुत डिफरेंस लगा है और मैं अब उसी को फॉलो करता हूँ स्ट्रिक्टली। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग भी इसी चीज़ को फॉलो करें। अगली बार मैं फिर किसी एक अच्छे टॉपिक या अच्छी खोज के साथ फिर से हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और संगठित रहिए। वंदे मातरम।
जय भारत।